नेहा मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे न रहने पर मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी उसी की थी। फिर भी उसकी ससुराल वालों ने पैसों के लिए उसे जलाकर मार डाला था। अपनी मेहनत की कमाई खाने वाला मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैंने सारी उम्र सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश की। हेरा फेरी, चालाकी, ठगी या गैर कानूनी कामों से हमेशा दूर रहा। कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती। ईमानदारी और मेहनत की कमाई का जो रूखा सूखा मिला उसी में संतोष किया और उसी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। नेहा मेरी इकलौती बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर, समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। वह दयालु भी बहुत थी। उसे बढ़िया नौकरी भी मिल गई। नौकरी लगते ही मैं उसके लिए लड़के की तलाश में लग गया। जल्दी ही मेरी तलाश खत्म हुई और मुझे उसके लायक बढ़िया लड़का मिल गया। बेटी के सुख और खुशी के लिए मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके धूमधाम से उसकी शादी की। लेकिन लड़के वालों का कहना था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें जिस तरह की पढ़ी लिखी और गुणवान लड़की चाहिए थी, नेहा ठीक वैसी है, इसलिए उसे एक साड़ी में विदा कर दें। लेकिन मैं बेटी का बाप था। मैं अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे भेज सकता था। मैंने अपनी लाडली को हैसियत से ज़्यादा गहने, कपड़े और घरेलू उपयोग का सामान देकर विदा किया। बारातियों की आवभगत में भी अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया, जिससे कोई बाराती कभी मेरी बेटी को ताना ना मार सके। शादी होने के बाद नेहा ने नौकरी छोड़ दी थी। उसका ससुराल में पहला साल बहुत अच्छे से बीता। अपनी लाडली को खुश देखकर हम भी बहुत खुश थे। उसी बीच नेहा को एक कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। उसका पति पहले से बढ़िया नौकरी कर रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक ना जाने क्या हुआ कि नेहा के पति के सिर पर नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करने का भूत सवार हो गया। वह कारोबार करके करोड़पति बनने के सपने देखने लगा। कारोबार के लिए उसे जितनी बड़ी रकम की ज़रूरत थी, उतने पैसे उसके पास नहीं थे। तब उसने नेहा से मदद करने को कहा। नेहा के पास इतने पैसे कहाँ थे। उससे मदद मांगने का मतलब था वह अपने मायके से मोटी रकम मांग कर लाए। इस तरह नेहा के ससुराल वालों ने बहाने से दहेज में मोटी रकम मांगने लगे। नेहा हमारी बेटी थी। उसे हमारी औकात अच्छे तरह पता थी। फिर वह वसूलों पर चलने वाली लड़की थी। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने माँ बाप से एक कौड़ी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि यह एक तरह से दहेज है और दहेज लेना तथा दहेज देना दोनों ही गैर कानूनी है। नेहा सीधी सादी लड़की थी। उसका कहना था कि पति पत्नी जितना कमाते उसमें वो आराम से गुजारा कर सकते हैं। परिवार बढ़ेगा तो तरक्की के साथ वेतन भी बढ़ेगा, इसलिए उन्हें इसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन नेहा के पति के मन में करोड़ों की कमाई का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। बस फिर क्या था, पति पत्नी के रिश्तों में खटास आने लगी। उनके बीच दरार पड़ गई, जो दिन दिन चौड़ी होती चली गई। उनके बीच प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन नेहा ने मुझसे पैसे मांगने से मना कर दिया था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब नेहा के पति ने उस पर हाथ उठा दिया। एक बार हाथ उठा तो आदत सी हो गई। फिर तो पति ही नहीं, उसके घर के जिस भी व्यक्ति का मन होता वह मेरी बेटी को अपमानित ही नहीं करता, बल्कि जब मन होता पीट देता। मैंने जिंदगी में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था, लेकिन जब मुझे बेटी की प्रताड़ना पता चला तो मैं बेचैन हो उठा। इंसान बच्चों के लिए ही कमाता है, अपनी सारी जिंदगी उन्हीं के खुशी में बिता देता है। जिंदगी में वह जो बचाता है उन्हीं के लिए छोड़ जाता है। मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि मैं नेहा के ससुराल वालों की मांग पूरी कर देता। मैंने पत्नी से सलाह की। पत्नी ही मुझे क्या सलाह देती। उसने बस यही कहा, हमारे पास पुश्तैनी ज़मीन के अलावा कुछ नहीं है, इसे बेचकर उन लोगों की मांगें पूरी कर दो। जब बेटी ही नहीं रहेगी तो हम इसका क्या करेंगे। आखिर यह सब सुख दुख के लिए ही तो है। दुख की इस घड़ी में इसे बेचकर झंझट खत्म कर दो। किसी किसान के लिए ज़मीन सब कुछ होती है। उसे माँ बाप कह लो या रोजी रोटी, वही उसका सब कुछ है। उससे उसके परिवार का ही गुजर बसर नहीं होता, बल्कि उसी की बदौलत और न जाने कितने अन्य लोग पलते हैं। लेकिन अब अपनी खुशी या ज़िंदगी की चिंता कहाँ रह गई थी। अब चिंता बेटी की खुशी और ज़िंदगी की थी। मैंने तय कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा अपनी बिटिया की खुशी के लिए, यानी उस पर होने वाले जुल्मों को बंद करवाने के लिए, अपनी ज़मीन को
बेचकर उसके ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि उसके ससुराल वाले अब उसकी जान लेकर ही मानेंगे। मैंने निश्चय किया था कि ज़मीन बेचकर नेहा की ससुराल वालों की मांग पूरी कर दूंगा। उसी के अनुसार मैंने जैसे ही ज़मीन बेचने की घोषणा की, लेने वालों की लाइन लग गई। लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। इसकी वजह यह थी कि मेरी ज़मीन मेन सड़क के किनारे थी, लेकिन मेरी वह ज़मीन बिकते बिकते रह गई। दरअसल नेहा के दुख में हम पति पत्नी काफ़ी दुखी थे। हम दोनों मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। परेशानी से निजात पाने के लिए इंसान ऐसी जगहों पर जाना चाहता है जहां किसी बात की चिंता ना हो। चिंता से निजात पाने और उसका हल ढूंढने के लिए मैं भी पत्नी को लेकर किसी एकांत जगह के लिए निकल पड़ा। एक बस उत्तराखंड के लिए जा रही थी। मेरे गाँव के लोग भी उस बस में जा रहे थे। मैं भी पत्नी के साथ उसी में सवार हो गया। लेकिन कुदरत ने वहाँ ऐसा तांडव मचाया कि हम लोगों को लगा कि अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लेकिन सेना के जवानों ने हम सभी को बचा लिया। हम सभी को मौत के मुंह से बाहर खींच लाए। हमें तो सेना के जवानों ने बचा लिया, लेकिन दूसरी ओर नेहा को कोई नहीं बचा सका। दरअसल नेहा के ससुराल वालों को पता था कि मैं पत्नी के साथ उत्तराखंड घूमने गया हूँ। जब उन्हें पता चला कि वहाँ भीषण प्राकृतिक आपदा आई है और उसमें हम लोग फंस गए हैं, तो उसी बीच उन लोगों ने नेहा को इस तरह प्रताड़ित किया, यानी मारा पीटा। वह मर गई। उसे घसीटते हुए घर के पीछे ले गए और उसके ऊपर तेल डालकर जला दिए और गाँव में यह खबर फैला दिए कि नेहा किसी गैर मर्द के साथ भाग गई। हम लोग आपदा में फंसे थे। फ़ोन भी नहीं लग रहा था। पड़ोसियों में खुसर फुसर ज़रूर हुई, लेकिन किसी ने बात का बतंगड़ नहीं बनाया। उन्होंने अपना काम आसानी से कर डाला। नेहा घर से भागी है, यह साबित करने के लिए उन्होंने उसकी एक सहेली को बुला लिया था। सहेली को क्या पड़ी थी कि वह किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करती। फिर उसे कुछ पता भी नहीं था। जब हम लोग नेहा के ससुराल पहुंचे तब सारी बातें पता चली। मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका। इस तरह मेरी बेटी नेहा को मार दिया गया। एक सीधे साधे कत्ल को भागने का नाम दे दिया गया। मैंने थाने में नेहा की हत्या की रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि मैं दावे के साथ कह सकूं कि उन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या की है। सबूत न होने की वजह से पुलिस भी इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ा पा रही है, लेकिन मैं कानून पर भरोसा करने वाले में से हूँ। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि किसी तरह पुलिस को उनके खिलाफ सबूत मिला। उनसे पूछताछ करने पर सच्चाई सबके सामने आया। उन लोगों को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नेहा ही मेरी इकलौती बेटी थी। मेरे पास जो कुछ भी है अब वह किसी काम का नहीं। नेहा के ससुराल वालों को सोचना चाहिए था कि हमारे न रहने पर वैसे भी सब कुछ उन्हें ही मिलने वाला था, फिर भी उसका चाहे जैसे उपयोग करते, लेकिन उन्हें संतोष नहीं था। अब मुझे लगता है कि बेटी सचमुच पराई होती है। अपने होते हुए भी हम उसे अपनी नहीं कह सकते। तमाम नियम कानून है, अधिकार है, लेकिन लगता है कि वे सब सिर्फ कहने सुनने के लिए है। अगर नियम कानून ही होते तो लोग उनसे डरते। जिस तरह नेहा मारी गई, शायद उस तरह बेटियां न मारी जाती। अब मुझे लगता है